हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इस लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स बताया था, कॉम्प्लेक्स प्लेन्स वाला चैप्टर्स पढ़ा था, फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स। ठीक है, 3 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा। ये है चौथा चैप्टर जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। जैसे कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लिखते हैं क्या, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। W को अगर मान लेते हैं एक, अब क्या कर रहे हैं, अब फंक्शन लिख रहे हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फंक्शन लिख रहे हैं। कोई एक फंक्शन तो जानते हो, फंक्शन मतलब एक बॉक्स, इनपुट बॉक्स होगा, एक आउटपुट बॉक्स होगा, रादर देन मतलब एक बॉक्स होगा जिसमें से कुछ घुसेगा कुछ निकलेगा। याद है वो, आलू घुसेगा सोना निकलेगा, राइट। तो यहां पे देखिए, ये है आपका आर्गेंड प्लेन, क्या बोलेंगे इसको, आर्गेंड प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। डेफिनेशन पहले सुन लो फिर आना। सपोज S इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कोई दिक्कत है? अरे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, मतलब एक सेट जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही हो। अब ये मत पूछना सर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, 3 चैप्टर से तो वही कर रहे थे। तो जैसे S है आपका, S क्या है, एक सेट है। यहां से ग्रीन कलर का कुछ रैंडम टाइप का फिगर दिखा, इसको हम डायग्रामेटिकली इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट किए हैं। इसको हम बोल रहे हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब इस बाउंड्री के अंदर जितने भी कुछ नंबर्स होंगे वो सारे के सारे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही हैं। तो वैसा कोई सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, वैसे सेट को आप कंसिडर करिए। स्टार्टिंग से आप यही कर रहे हो, सब कुछ आप सेट के टर्म्स में डिफाइन कर रहे हो। देख लो, मॉडर्न अलजेब्रा ले लो, फिर लीनियर अलजेब्रा ले लो, कैलकुलस ले लो, फिर वेक्टर एनालिसिस ले लो, फिर ये ले लो, वो ले लो, जितना भी ले लो, सब कुछ सेट के टर्म्स में डिफाइन होता है। तो यहाँ पे आपने सेट के टर्म्स में डिफाइन किया, एक सेट ऑफ कलेक्शन, मतलब कलेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सपोज S इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फाइन। इफ देयर इज अ रूल F which associates each complex number of S with a complex number in a complex plane, then F is said to be a function defined in S। मतलब कोई भी सेट आपने डिफाइन किया, कोई एक ऐसा रूल है, कोई एक ऐसा रूल जो किसी नंबर को किसी दूसरे से एसोसिएट कर रहा हो, कोई एक ऐसा रूल जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी दूसरे के कॉम्प्लेक्स नंबर से एसोसिएट कर रहा हो, उस रूल को ही फंक्शन बोला जाता है। जैसे नॉर्मल केस में आप जो डिफाइन करते थे ना, ये वाला बॉक्स याद करो, ये फंक्शन वाला बॉक्स है, कैलकुलस में बताए थे। इधर को से घुसता है, इनपुट घुसता है, और इधर से आउटपुट निकलता है। समझ में आई बात? तो जो इनपुट घुसता है उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। जो आउटपुट निकलता है उसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। ये बोलते हैं, सुनो, अब ये जो चीज है आपके पास, ये है आपका फंक्शन। फंक्शन में अंदर में कुछ होगा, कुछ प्रोसेस, प्रक्रिया होगी, कुछ अंदर में इनपुट में कुछ दोगे, वो कुछ कुछ करेगा और बाहर में कुछ निकाल के आपको दे देगा। तो वही बॉक्स बनाते थे हम लोग, ये डोमेन का बॉक्स बनाते थे। सेट मतलब सेट से अगर अब दिखाना था, ये आपका कोडोमेन, इस तरह से क्या होता था, ये डोमेन और ये था कोडोमेन। ठीक है, यहां का कोई पॉइंट इधर एसोसिएट करता था, इधर का कोई पॉइंट इधर एसोसिएट करता था। बहुत तरह के आपको मैपिंग्स, वो सारी चीजें मैंने आपको अच्छे तरह से समझाया था। और कोडोमेन और रेंज में एक सटल डिफरेंस होता है, वो मैंने आपको अच्छे से भी बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि एक सेट जिसमें सब के सब आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, हर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिलेट कर रहा होगा किसी दूसरे वाले, मतलब एक अनदर सेट में, तो जिसको हम लोग रेंज बोलेंगे। यहाँ पे रेंज इसलिए कंसिडर किया है क्योंकि यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन और जो आपका आउटपुट वैल्यूज हो वो सब सेम माना गया है। मतलब जितने भी आपके पॉसिबिलिटीज हैं वो सब कुछ अगर इंक्लूडेड है, सबसेट नहीं है, तब हम क्या बोलेंगे उसको, ठीक है, उसको रेंज बोलेंगे। रेंज मतलब कोडोमेन और रेंज मतलब होता है कि जो एक्चुअल में आपकी आउटपुट वैल्यूज आई है। कोडोमेन मतलब जो पॉसिबिलिटी आनी चाहिए थी, आ सकती है। ठीक है, एक सटल डिफरेंस था, वो सब चीज हम लोग देखे थे, तो उससे मिक्स मत करिए। यहाँ पे हम फिलहाल डोमेन और रेंज लेकर के चल रहे हैं।
तो यहाँ पे इस सेट में कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसके कोरिस्पॉन्डिंग कुछ एक हमको मिलेगा यहाँ पे, कुछ एक और यहाँ पे हमको मिलेगा। तो उसको कुछ जो मिलेगा हमको, वो जो मिलने के लिए हमको यहाँ पे जो प्रोसेस करा के देगा, ये फंक्शन है ना, तो इसी फंक्शन को लगाएगा इसके ऊपर, ठीक। तो वो चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एक फंक्शन बोलेंगे। देखो सपोज s इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इफ देयर इज अ रूल, कुछ ऐसा रूल है f विच एसोसिएट्स ईच कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ s विथ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। मतलब ये भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलने वाला है, यहाँ पे भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलने वाला है। देखो जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान के चल देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर मान के चल लेते हैं 2 है, और इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज मिल जा रहा है हमको 4, और ये जो 2 मिला है ना वो 4 के कोरिस्पॉन्डिंग मिला है। मतलब 2 को 4 किसने बनाया, 2 को 4 इसने बनाया, किसने बनाया, इसने बनाया। तो फंक्शन क्या है यहाँ पे, f है। फंक्शन किसके ऊपर लगा, 2 के ऊपर लगा, तो हम लिखेंगे f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। आ रही है बात समझ में। उसी तरह से यहाँ पे अब एक जनरल फॉर्म में, जैसे मान लो a प्लस आई बी कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग एक और कॉम्प्लेक्स नंबर हमको मिल गया c प्लस आई डी, ठीक है। अब ये जो है कौन बनाया, ये भी एक रूल के थ्रू बना हुआ है। इसका मतलब अगर आप फंक्शन लगाते हो a प्लस आई बी पे, तो ये आपको इन रिटर्न c प्लस आई डी दे देता है। तो इसको a प्लस आई बी को किसने बनाया, c प्लस आई डी, वो इस रूल ने बनाया। तो इस रूल को ही फंक्शन बोला जाता है। ये सीखे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं, तो आपका जो फंक्शन लगेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर लगेगा। रियल फंक्शंस होते थे, वो फंक्शन जो रियल होते थे, मतलब वो फंक्शंस रियल नंबर के ऊपर लगते थे। यहाँ पे जो फंक्शन है, जो रूल है, आप इस तरह से लिखो, अगर रूल रियल नंबर्स के ऊपर लगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, रियल फंक्शंस। अगर वही रूल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर लगे तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। आसान है, एनालॉगस है, सिमिलर है। इफ z द कॉम्प्लेक्स नंबर इन s इज एसोसिएटेड बाय f विथ कॉम्प्लेक्स नंबर w इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, सब कुछ कॉम्प्लेक्स प्लेन में ही हो रहा है, then w is said to be the value of f at z which is symbolically written as f of z, so w is equal to f of z। तो यहाँ पे आपका कोई एक डोमेन मानो और इधर सपोज कोई एक रेंज मान लेते हैं, ठीक है। इसके कोरिस्पॉन्डिंग, इस वाले पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग कुछ यहाँ पे आपको पॉइंट मिला है, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट मिला हुआ है। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ करता था z, यही कॉम्प्लेक्स नंबर बन करके इधर आ गया, जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको बोलेंगे w। लेकिन z को w में किसने कन्वर्ट किया, वो इस रूल ने कन्वर्ट किया जिसका नाम है f। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं f रूल अगर हम z के ऊपर लगाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे, तब हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा जिसका नाम है w। बात आ गई समझ में। तो बस वही चीज है, सिंपल सा। तो यहाँ पे जो आप फंक्शन लिखते हो ना w, ये आपने w जो लिखा है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, u प्लस आई वी। यहाँ पे z को आप लिखते थे क्या, x प्लस आई वाई, जहां पे x एक रियल नंबर होता था, y भी एक रियल नंबर होता था, दोनों ही रियल नंबर्स होते थे। अब ये रियल नंबर एसोसिएट हो जाता है i के साथ में, तब ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, पार्ट कहलाता है। उसी तरह से x और y एक रियल नंबर्स थे, जिसमें से y रियल नंबर जो था वो अगर i के साथ है तो y अब इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। उसी तरह से u प्लस आई वी है, तो u भी है क्या, एक रियल फंक्शन है एक्स वाई का, v भी क्या है, एक रियल फंक्शन है एक्स वाई का, ठीक है। मान लेते हैं 2 डायमेंशनल है तो एक्स वाई ले लेते, 3 डायमेंशन ले तो एक्स वाई जेड आ जाएगा, ठीक है। तो डायमेंशंस को अपने को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि डायमेंशंस होते हैं अनगिनत, अनगिनत डायमेंशंस होते हैं। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम अपना डायमेंशंस चूज करते हैं। आपके कोर्स में यहाँ पे इस पर्टिकुलर मतलब कोर्स में और सिलेबस में रेस्ट्रिक्शंस हमारा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 डायमेंशंस तक जाएंगे, 2 या 3 तक जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। और वैसे भी अगर कॉम्प्लेक्स में आते हैं तो कॉम्प्लेक्स भी आपको बस 2 डायमेंशनल ही आपको देखना है। अगर कुछ ऐसे वैसे सवाल अगर 3 डायमेंशनल वाले आ गए तो देखेंगे हम लोग आगे चल करके। लेकिन ये मत समझ लेना कि कॉम्प्लेक्स नंबर u प्लस आई वी है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है। अलग डायमेंशन में, हाइयर डायमेंशन में आप कॉम्प्लेक्स नंबर देखोगे ना, तो यहाँ पे सिर्फ x प्लस आई वाई नहीं होगा,
x प्लस आई वाई प्लस जे टाइम्स समथिंग प्लस के टाइम्स समथिंग, वो सब अलग अलग डोमेन्स आगे आएंगे, कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। वो उसकी खूबसूरती है कि आप जितना भी एक्सटेंड करना चाहो कर सकते हो, लेकिन फिलहाल आप मान लो कि ये, लेकिन एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ इतना ही नहीं होता है। x प्लस आई वाई प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग चलता ही चला जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपको क्या जरूरत है। तो यहां से प्लस समथिंग को भगा दीजिए, काट दीजिए। हमारे लिए कॉम्प्लेक्स नंबर यही है x प्लस आई वाई, बस 2 डायमेंशनली। ठीक है। और आप फंक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? w इज इक्वल टू यू प्लस आई वाई। तो यहाँ पे भी एक फंक्शन है, u भी एक फंक्शन है, आई वी भी एक फंक्शन है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? u को बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन, रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन। और v को बोला जाएगा, अब क्योंकि v i के साथ चिपका हुआ है इसलिए बोला जाएगा v क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन। तो जैसे यहां पे आप लिखते थे ना रियल पार्ट ऑफ z, क्या लिखते थे? x लिखते थे। उसी तरह से इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अगर हम बोलें तो y लिखोगे। यहां पे देखो रियल पार्ट ऑफ w क्या बोलोगे? u बोलोगे। u और कुछ नहीं, ये आपका x और y का फंक्शंस है। उसी तरह से इमेजिनरी फंक्शन मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन क्या बोलोगे? ये बोलोगे v होता है सर, और ये भी x और y का फंक्शन है। क्लियर हो गई चीजें? नॉर्मल कैलकुलस में जो कुछ होता था सेम हूबहू यहीं पे होता है, बस अंतर यही होता है कि ये एक z को आप x प्लस आई वाई के टर्म्स में लिख लेते हो और फंक्शन यहाँ पे u प्लस आई वाई के टर्म्स में आ जाता है, जिसके कारण से u भी xy है और v भी xy है। बस थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजीज चेंज हो जाएंगी, बाकी सब कुछ लॉजिक, सब कुछ एक्सप्लेनेशन आपके एलिमेंट्री कैलकुलस का ही है। समझ में आया? नोट करिए। नेक्स्ट, सिंगल वैल्यूड एंड मल्टीपल वैल्यूड फंक्शंस। हमने आपको कैलकुलस में जब स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें आपको बताया था कि सिंगल वैल्यूड और मल्टीपल वैल्यूड फंक्शंस क्या होता है। सिंगल वैल्यूड फंक्शन मतलब फंक्शन का मतलब एक ही वैल्यू मिलेगा, मतलब एक इनपुट का कोरस्पॉन्डिंग एक आउटपुट ही मिलेगा। ठीक है। सिंगल वैल्यूड मतलब आप एक इनपुट आप दे रहे हो, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एक ही आउटपुट मिलने वाला है। एक इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक आउटपुट मिलने वाला है। सिंगल वैल्यूड उसको बोलते हैं। मल्टीपल वैल्यूड का मतलब आपके एक से अधिक इनपुट वैल्यूज डालने से आपको, जैसे यहां पे क्या कंसीडर करें, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मान लेते हैं। ये सर्कल है, किसका इक्वेशन है? सर्कल का इक्वेशन है। अगर हम यहां पे बोले बताइए तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर बोलोगे तो y को क्या बोलोगे? ये सर और कुछ नहीं, रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या सिर्फ ये लिखना सही है? नहीं, यहाँ पे प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा, मतलब y इज इक्वल टू प्लस रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर या फिर माइनस ऑफ रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इसका ये मतलब है कि दो आउटपुट वैल्यूज मिल रहे हैं, दो आउटपुट वैल्यूज मिल रहे हैं। आप यहाँ पे आप डालोगे इस वाले रिलेशन में तो आपको क्या मिलेगा? इसको आप लिख सकते हो ना, f ऑफ x इज इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर या फिर माइनस रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे एक सर्कल होता था, किसी एक इनपुट वैल्यू के लिए आपको ऊपर भी वैल्यू मिल रही है, यहां पे ये वाली वैल्यू, इसी वैल्यू के लिए आपको नीचे भी वैल्यू मिल रही है, ये वाली वैल्यू। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? ये हो गया आपका मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। बाय डिफॉल्ट क्या हम इस मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन को फंक्शन बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट कैलकुलस में सिंगल वैल्यूड फंक्शन को ही फंक्शन बोला गया है। अगर सिर्फ फंक्शन है तो बाय डिफॉल्ट वो सिंगल वैल्यूड है। मल्टीपल वैल्यूड है तो उसको अलग से रखा जाएगा मल्टीपल वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है। तो वही चीज यहां पे आपकी स्टोरी है। तो इसका मतलब आप इनपुट में x की एक वैल्यू आप दे रहे हो, देखो ना, x का एक वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आपको y1 भी मिल रहा है, y2 भी मिल रहा है। ठीक है। तो इसको डायग्राम से कैसे दिखोगे? कोई एक इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग आपको यहां पे एक और दो अलग अलग वैल्यूज मिल जा रही हैं। जैसे यहां पे आपने x फीड किया था तो आपका y का वैल्यू एक सपोज y1 भी मिलेगा और एक y2 भी मिलेगा। इसको हम y1 कंसिडर करते हैं और इसको हम y2 कंसिडर करते हैं, मानेंगे। और अंदर में एक फंक्शन है, तो यहाँ पे जो फंक्शन है ये है मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यूड फंक्शन मतलब
कि यहाँ पे हम लिखेंगे सिंगल वैल्यूड फंक्शन, एक इनपुट में अगर आप x देते हो, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको सिर्फ और सिर्फ y मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये रूल याद है, यही चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। इफ f इज डिफाइंड इन अ सेट, अब जो है ना वो सब सेट के अंदर ही डिफाइन होता है। तो इफ f इज डिफाइंड इन अ सेट S, इफ फॉर ईच z इन S, इफ फॉर ईच z इन S, अब एक सेट आपने डिफाइन किया, एक सेट आपने डिफाइन किया फॉर ईच z इन S, आपने इधर एक z दिया है, देयर इज ओनली वन f ऑफ z और f, मतलब यहां पे कुछ फंक्शन आपने लगाया तो इधर आपको जो मिलेगा ना वो सिर्फ और सिर्फ एक ही f ऑफ z मिलेगा इधर, बस। इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही, ये z है तो आपको एक ही कोरस्पॉन्डिंग f ऑफ z मिलेगा, ऐसा वाला आपको नहीं मिलेगा। ये हो जाएगा तो वो मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन कहलाएंगे। तो मैंने आपको ये सब रूल्स और लॉजिक्स और इसका आपको शॉर्टकट्स है ना, ये सब चीज आप बताया था। एक म्यान में एक ही तलवार होगी, तो वही कंडीशन है इसका फंक्शन होने का, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम उसको सिंगल वैल्यूड या मल्टीपल वैल्यूड बोलेंगे या मल्टी वैल्यूड बोलेंगे, बात बराबर ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यहाँ पे कुछ फंक्शंस मैंने लिया है। अब आपको टेस्ट करना है कि ये सिंगल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स फंक्शन है या मल्टीपल वैल्यूड या मल्टी वैल्यूड कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। पहला फंक्शन है हमारे पास f ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर is a single valued function defined in any set since z square has only one value for every z। यहाँ पे z square has only one value for every z, इसलिए इसको सिंगल वैल्यूड बोला जा गया है क्योंकि किसी एक z के कोरस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू मिलने वाली है। अगर यहाँ पे z को कंसिडर करते हो वन प्लस आई, तो f ऑफ z आपका z स्क्वायर है, तब वन प्लस आई अंदर चला जाएगा और आपको कुछ और फंक्शन मिलेगा ना। तो यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू नहीं है कि z की एक से अधिक वैल्यूज नहीं हो सकती कि यहाँ पे आप पुट करोगे तो z स्क्वायर ही मिलेगा, नहीं, वन प्लस आई के कोरस्पॉन्डिंग आपको 2i मिलेगा, बस। वन माइनस आई डालोगे तो कुछ और मिलेगा, समझ में आया। उसी तरह से ये, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सिंगल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। सिंगल वैल्यूड फंक्शन मतलब यहाँ पे फंक्शन था कुछ f, इधर मैंने कुछ z दिया, इधर मेरे को f ऑफ z एक ही कोरस्पॉन्डिंग पता चल गया, बस। इसीलिए हम इसको सिंगल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। यहाँ पे देखिए ये फंक्शन है मेरा, क्या ये फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन है या मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन है, बताओ। यहाँ पे हमको क्या ऐसा डालना चाहिए जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमको ये चीज मिले। तो वो पता करने के लिए आप जानते हो कि z का पावर हाफ देना है, मतलब स्क्वायर रूट निकालना है। पिछले लेक्चर में हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखे थे। एक एग्जांपल था आपका -15 माइनस 8i, इसका मैंने आपको बोला था स्क्वायर रूट निकाल के बताओ। क्या इसका एक ही आंसर आया था? अरे एक ही आंसर आया था क्या? नहीं ना, इसका क्या आया था आपका 1 माइनस 4i और -1 प्लस 4i, इस तरह का कुछ आया था। दो रूट सारे चेक कर लेते हैं। 1 माइनस 4i का होता है ये नहीं, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या a स्क्वायर माइनस 4i का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 4i। देखते हैं 1 प्लस 16i स्क्वायर माइनस 8i और 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 16 इंटू -1 माइनस 8i और 1 माइनस 16 माइनस 8i मतलब 1 माइनस 16 मतलब -15, तो ये होगा -15 माइनस 8i। आगे ऐसे चीज, तो इसका स्क्वायर करने पे हमको ये मिल रहा है। साथ ही साथ -1 प्लस 4i का करते हैं, -1 प्लस 4i का स्क्वायर करो, तब ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 4i का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, तो 1 हो जाएगा, 4i स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू -1 इंटू 4i हो जाएगा, 1 प्लस 4 इंटू -1 होगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा -8i, इसका 16 होगा ना, स्क्वायर करेंगे तो 16 हो गया, ये 16 हो गया, तो 1 माइनस 16 माइनस 8i और -15 माइनस 8i। तो आपको ये भी मिल रहा, -15 माइनस 8i इधर भी मिल रहा, -15 माइनस 8i इधर भी मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि आप स्क्वायर रूट बोल रहे हो, किसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको। इनपुट में आपने क्या दिया है, इनपुट में आपको ने दिया है -15 माइनस 8i,
तो -15 -8i आपने इनपुट में दिया और बोला बेटा ठीक है चलो इसका स्क्वायर रूट निकल के दिखा दो। ये आपने z इक्वल टू ये दिया था, z इक्वल टू ये दिया था, स्क्वायर रूट बोला निकालने के लिए। क्या यहाँ पे सिर्फ एक ही आया क्या? नहीं, यहाँ पे बोलोगे सर इधर ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये क्या आया 1 - 4i भी निकल के दे दिया, -1 + 4i करके भी दे दिया। ये क्या दिया? स्क्वायर रूट दिया है। इसलिए इसका स्क्वायर रूट दो अलग अलग वैल्यूज है कि एक वैल्यू तो नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? मल्टी वैल्यूड फंक्शन या मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। समझ में आया? वेरी गुड। उसी तरह से आगे चल करके हम लोग देखेंगे एक जबरदस्त तरीके का लॉग जिसको कैपिटल L है यहाँ पे, है ना। जैसे नॉर्मली हम लोग लॉग क्या लिखते हैं? लॉग ऐसे तरह से लिखते हैं। नेचुरल लॉगरिथम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और ये क्या है? LOG, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलोगे? ln है, मतलब ये है आपका नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम। ये क्या है आपका? ये मतलब जो आपका कॉमन लॉगरिथम होता है जिसका बेस 10 होता है ना। नेचुरल लॉगरिथम मतलब बेस आपका क्या होता है? e होता है, ऑयलर नंबर। और ये आपका l वाला, ठीक है। तो अब क्या लगा? l लग गए। क्या लग गए इसमें? लॉग में l लग गए, ठीक है। अब इसको याद रखने के लिए आप जो मर्जी कर लो। बहुत लोग ऑफेंसिव हो जाएंगे, ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए। ऑफेंसिव उन लोगों के लिए हो जाइए जो उल्टा सीधा करके ना, क्या बोलते हैं उसको। देखिए आप एक छोटा सा चीज में बता देते हैं। हमारा समाज पतन की ओर निकल चुका है, बहुत ही तेजी से उड़ान भर चुका है। आप ऐसे लोगों को मिलियंस में फॉलोअर्स पाएंगे जो यूजलेसली कुछ भी गाली बोलेंगे, कुछ भी करेंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा ही ट्रेंड चल रहा है कि हाँ ठीक है चलो वही भगवान है, वही सब कुछ है, वैसे ही फॉलोवर्स हैं, उनको ही लोग फॉलो करना शुरू कर दिए हैं। तो क्या कर सकते हैं? जब गलत चीज़ों को लेकर के मैक्सिमम जनता फॉलो करने लगती है तो शांत रहना चाहिए। तो हम भी शांति हैं, नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि ये एक गलत संकेत है किसी भी समाज के आने का, ठीक है। मतलब ऐसा ना तो कोई एक वेब सीरीज बनता है जिसमें वल्गर लैंग्वेज यूज करते, मतलब बिना वल्गर लैंग्वेज करके ना तो कोई वेब सीरीज बनाते हैं, ना तो कोई मूवी बनता है, ना बिना वल्गैरिटी दिखाए अब तो कुछ बनता ही नहीं है। अब नॉर्मल बात भी करने लगी है तो उसमें भी कुछ से कुछ बोलना शुरू कर देंगे। वो वर्ड्स क्या बोलूँ मैं, मतलब इतना खराब लगता है ना कि मतलब कैसा समाज की तरफ हम बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। आने वाले समय में अब ऐसा अगर सिचुएशन रहा ना, तो आने वाले समय में ना, तो जितने भी हम लोग हैं ना एकेडमिक्स वाले, तो हम लोग भी अपने स्टूडेंट्स को वैसे ही बोलना शुरू करें। अरे दिस बीप 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 बात करना शुरू कर, अबे दिस अबे ये अबे वो, अबे ये कर ले, अबे वो कर। मतलब समझ जाओ वर्ड्स क्या क्या यूज किए जा रहे हैं कॉमन भाषा में, और वही लोगों को पसंद भी आ रहा है। गजब है, मजा आ रहा है लोगों को। वाह, माँ की गाली दे दी मजा आ गया, बहन की गाली दे दी मजा आ गया, वाह तालियां, हेड्स ऑफ। बहुत बहुत सही जा रहे हो आप, एकदम सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो। ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ऐसे कर लेंगे, वो कर लेंगे, एकदम जितना गंदा से गंदा गाली हो सकता है वैसा जो चिल्ला करके गाली अगर देते हैं कोई कैमरा पे, वाह वाह हाईली अप्रिशिएटेड, इसने तो इसकी लगा दी, इसने तो इसकी बैंड बजा दी, वाह कम ऑन। और उनसे अगर जस्टिफिकेशन पूछा जाए, मैं तो अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहा था, मैंने किसी को गाली नहीं दी। वाह, अपनी माँ को भी ऐसे करके देखना, तो अपनी मम्मी को भी ना इस तरह से भावनाओं व्यक्त करके दिखाना, अपनी सिस्टर को भी इस तरह से भावनाओं व्यक्त करके दिखा देना। आप जो बोल रहे हो, गंद फैला रहे हो, यूट्यूब और टिकटॉक पे बैठ करके कुछ से कुछ गंद फैला रहे हो, ठीक है, यही गंद ना अपने परिवार में बैठ करके फैलाना। बाहर क्यों समाज में फैला रहे हो? इतनी ही गंद अगर फैलानी है तो अपने परिवार में फैलाइए, क्यों समाज को दूषित कर रहे हैं आप? एज एन एजुकेटर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोलना, और मैं बोलूंगा। इसके लिए आप मुझे भी गाली देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरा भी रोस्ट वीडियो बनाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर, लिटरली डोंट केयर, ठीक है। कितने भी लाखों और मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले अगर कुछ भी करते हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फर्क इस बात से पड़ता है कि गंद फैलाए हैं,
और ठीक है, आप गंद फैलाएं, उनकी मर्जी है, उनका माइंड दूषित है, वो फैलाएं अपने मजे के लिए गेम खेलें, गाली दें, कोई खेलें गाली दें, कुछ भी करें। अगले बार से जब आप गेम खेलिएगा ना, तो अपने डैडी को, अपने चाचा को, मौसा को, नाना को, ताए को, छोटा छोटा बच्चा को, सबको बैठा लीजिएगा और बोलेगा अरे बेटी चूत, अरे वाह, अरे मार लो, अरे ये कर लो, वो कर लो, मजा आएगा फिर। ठीक, तो अपने परिवार में फैलाइए, क्यों दूसरे को दूषित कर रहे हैं? करना ही दूषित। लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक क्या है? ज्यादा खतरनाक ये है कि लोग ना मतलब वाओ यस स्टेटस में डालेंगे, इसका इतने लाइक्स हो गए, इसके इतने डिसलाइक्स हो गए, इतने हिस्ट्री रिकॉर्ड कर दी, इतने तो ये मचा दिया, इतने तो धूम मचा दिया। आने वाले समय में कोई अगर गलत काम भी करेगा ना, तो उसको लोग करेंगे वाओ इसने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, इतना गाली, कोई गाली दे दी इसको तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गया, इसको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। करते रहिए, बस मेरा एक इंडिकेशन था कि समाज गलत डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप संभलना चाहते हैं और लोगों को समझाना चाहते हैं तो समझाइए। अगर उसमें वही मैंने समझाने के लिए कुब्बत होना चाहिए, लोग चुप रहते हैं, क्यों? डर के कारण से। मेरा भी रोस्ट हो जाएगा, मैं भी ट्रोल हो जाऊंगा। कर लीजिए जितना करना है ना ट्रोल, वैसे हमको तो ये ट्रोल होते ही रहते हैं, बोलने के लिए ना, मतलब ट्रोल होते रहते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है और आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या आपको समाज में रखना है, क्या आपको समाज में नहीं रखना। वैसे आपको समाज में ही रहना है, वैसा समाज बनता ही चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और हम होते भी नहीं है कोई कुछ करने वाले, बस अंदर की एक भावना थी। मैंने बता दिया कि समाज और कंट्री काफ़ी गलत दिशा में मुड़ चुका है। अगर इसको सही समय पे नहीं रोका गया तो जब आपका बेटा होगा ना, तो उसको यही पड़ेगा, अबे भाग भुसड़ी के निकल, अबे बेटी चोद, पढ़ता है कि नहीं, पढ़। तो फिर बेटा भी बोलेगा अरे चुप कर माते चोद, इस तरह से बोलेगा। जब लोग बोल बोल करके ऐसा करके उस पर कोई भी कुछ नहीं होता, तो फिर मैं क्यों उससे बाहर रहूं, मैं भी आ जाता हूं। ओके, मेरे मुंह से भी सुन लीजिए मधुर वानियां, रेगुलरली सुनते रहिएगा मधुर वानियां। क्यों? क्योंकि एक ट्रेंड चला हुआ है। मैंने तो किसी को गाली नहीं दिया, मैंने भी तो मैं भी तो ये बोलूंगा, मैंने भी तो किसी को गाली नहीं दिया, मेरी भावनाओं को व्यक्त किया इमोशंस में। वो तो एंड में इमोशंस आ गए मेरे, अच्छी बात है। आपके पिताजी के भी इमोशंस आ जाएंगे आपके लिए, और आपके भी इमोशंस आपके पिताजी और आपकी माताजी के लिए भी आ जाएंगे। बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एनीवेज, अगर रोस्ट वीडियो बनाना हो मेरे ऊपर तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम पढ़ते हैं पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते ही रहेंगे, और जो सत्य है वो सत्य बोलते ही रहेंगे। आपकी जो मर्जी हो वो आप करते रहें। बस मेरा एक इंडिकेशन बनाना था कि जो समाज के वैसे लोग हैं जिनको ऐसे प्रॉब्लम से, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लिटरली प्रॉब्लम हो रही है। शक्तिमान जी ने, मतलब मुकेश खन्ना जी ने, उनको अपना एक चैनल पे वीडियो बनाया था, तो उन्होंने बोला था कि ठीक है, आपको इतने लोग फॉलो कर रहे हैं तो आप भाषा को मर्यादित रखिए। तो उनको तो फॉलो कर लीजिए, कम से कम बचपन से तो शक्तिमान जी को फॉलो करते हुए आ रहे हैं ना, तो उनको भी तो फॉलो कर लीजिए। भाषा को आप बिना दूषित किए हुए भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर भाषा के दूषित होने के बलबूते पे अगर वैसे लोग अगर पहुंच गए हैं ऊपर, तो सीरियसली ऐसे कोई जलन वाली वैसा कोई बात नहीं है। ऐसा कि हाँ ये कर लिया तो इसके लिए बोल रहा है, मेरे क्या हूँ 5000 6000 सब्सक्राइबर से कोई मतलब ही नहीं। अरे हूँ क्या मैं, मेरी क्या औकात है? कुछ भी औकात नहीं है। बस एज ए सिटीजन मुझे बहुत ही सफोकेशन फील हो रहा है ऐसे समाज में रहने पे। तो फिर लोग बोलेंगे कि रह रहे हो क्यों, जिंदा हो क्यों, मर जाओ। अच्छा ठीक है, जब मौत आएगी तो मर जाएंगे लिटरली। अब खुद ही तो नहीं करेंगे ना। अब जो जैसा समय पे, जिस समय पे जिसकी मौत आती है वो चला जाता है, तो मेरे भी जिस समय पे मौत आएगी चला हो जाएगा। अरे अच्छा वो जल्दी आ जाए तो इस समाज से मैं उठ करके चला जाऊं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन लिटरली स्पीकिंग एक इस तरह से वातावरण, इकोसिस्टम डेवलप होते चला जा रहा है, और अभी आपको रियलाइज आप नहीं कर रहे हैं। अभी आने वाले कुछ समय में इतना ज़्यादा खतरनाक और इतना ज़्यादा दूषित हो जाएगा ना, कि मतलब इतना गंदा हो जाएगा कि आप समाज में रहने लायक नहीं रहेंगे। मतलब ये रहने लायक नहीं बचेगा, ये रहने लायक नहीं बचेगा। अभी तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा घुटन सा होता है, कैसे समाज में रह रहे हैं यार। मतलब गाली छोड़ करके बात ही नहीं होती है, नॉर्मल बात करो तो उसमें ये, उसमें वो, उफ। और आप समाज से बाहर भी नहीं रह सकते, क्या कर सकते हैं फिर? जितना जब तक एडजस्ट कर पा रहे कर रहे,
एडजस्ट नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा क्या कर सकते। एनीवेज, तो ये सारे फंक्शंस आपके क्या है, ये है आपका सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ये आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन, तो आप लिख लो यहाँ पे मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, ये भी आपका मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन है। कैसे याद रखोगे इसको, ट्रेंडिंग चल रहा है ना, सब तो ट्रेंड कर रहे हैं, तो पढ़ने में याद रखने में अगर मैं कुछ करूँ कुछ गलत करूंगा क्या, नहीं करूंगा गलत, तो बोलोगे एल लग गए, लिखो अब साइड इफेक्ट्स देख लो, एल लग गए, ठीक है, गाना भी है ना एल लग गए, ओके, और सब उस पर तालियां मारेंगे, वाओ व्हाट अ सॉन्ग, सब ही करके हाँ दांत के सड़ेंगे, मजा करेंगे। लोग अगर किसी को गाली देते ना, लोग एंजॉय करते हैं उस चीज को मतलब समझ में नहीं आ रहा, लोग एंजॉय करते हैं उसको। किसी पे अगर कुछ किसी का बेइज्जत हो जाता है, किसी का कोई रेप वीडियो आ जाता है या फिर हो जाता है ना इस तरह से, लोग एंजॉय करते हैं, व्हाट इज दिस, कुछ गलत हो जाता है तो मजा लेते हैं लोग। अच्छा तरीका खोजो है आप लोगों ने मजा लेने का, तो इसका भी मजा लो ना यार, इसका भी मजा लो, तुमको काम देगा ना मजा। अगर मजा लेकर के अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो लो, उसमें कोई गलत नहीं है। तो आपको ये याद रखना है ना, लॉग याद रखना है आपको। क्या याद रखोगे, कैपिटल एल याद रखोगे। एल लग गए किसके साथ, ओजी के साथ एल लग गए। तो जब ओजी के साथ एल लग जाएंगे तब ये मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन होगा। बुझली वजह चीज, अब यही करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा खून खोल जाता है मेरा, अब खून खोल करके कर भी क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, लिटरली कुछ नहीं कर सकते। आई एम फीलिंग सो हेल्पलेस। आने वाले समाज में सबको गाली दे दो, सबको दे दो, अरे दे दो, सबको दे दो, माँ को दे दो, बाप को दे दो, भाई को बहन दे दो, अरे दूसरों के दो रे, खुद को दे दो, खुद की माँ बाप भाई सबको दे दो गाली, मजा करो, फिर उसका भी मजा लो। और जो गाली सुन करके जो मजा लेते हैं ना, तो वो जो गाली सुन करके मजा लेना है ना, खुद के फैमिली पे लगा करके देखिए, फिर उसका भी मजा लीजिए। अपनी मम्मी को भी गाली दीजिए, अपने पापा को भी गाली दीजिए, अपने भाई बहन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है सबको आप गाली दीजिए, मजा लीजिए। यही करते रहिए आप लोग, नोट करिए। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इनवर्स फंक्शंस। इनवर्स फंक्शंस और पॉलिनोमियल फंक्शंस जैसा जैसा जो सब चीज था ना एलिमेंट्री कैलकुलस में, वैसा ही क्या, वैसा ही सब रूल्स और रेगुलेशन सब कुछ सेम है। इफ एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड, दो बार क्यों लिखा है, इफ एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड इन कैपिटल एस, एस मतलब एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एंड इफ एस डैश इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ, द फंक्शन एफ इनवर्स which associates each element of S dash with corresponding elements of S is called the inverse function of f. If f and f inverse are single valued functions, then there is a 1-1 correspondence between S and S dash. तो देखिए यहां पे आपने बनाया दो अंडा, ओके, ये रहा आपका सेट S और मान लीजिए ये है सेट S डैश। इधर का कुछ जो आपका इनपुट था इसके कोरिस्पॉन्डिंग आपको कुछ आउटपुट वैल्यू मिली। कैसे मिली, f। तो जब आप यही इनपुट को आप वापस इधर पाना चाहते हो तब आपको लगाना पड़ेगा f इनवर्स, बस यही है। अरे यही है इनवर्स। इधर इधर गया तो किसी रूल से क्या होगा, तो इधर से जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो किस रूल से जा रहे हैं, f वाले रूल से जा रहे हैं। जब हम राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तब किस रूल से आ रहे हैं, ये जो f है ना इसके इनवर्स के रूल से आना पड़ेगा। और जब आपका किसी एक वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग आपका एक ही वैल्यू होता है तभी तो उसका 1-to-1 कोरिस्पॉन्डेंस होता है। और हम तो सीखे हैं कि सिंगल वैल्यूड फंक्शंस है ना तो वो तो 1-to-1 कोरिस्पॉन्डेंस होगा ही, वरना आप कैसे इनवर्स निकालोगे, है ना, वन उसका तो होना ही पड़ेगा। तो वो चीज है आपका इनवर्स फंक्शन। वेरी गुड। उसी तरह से एक है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल P, सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे स्मॉल z ऑफ z इज इक्वल टू a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस डॉट 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 an z टू द पावर ऑफ n, वेयर an इज नॉट इक्वल टू 0। an इज नॉट इक्वल टू 0, आपका ये 0 के बराबर नहीं। यहां पे मैंने उल्टा लिख के दिखाया है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे pz ऑफ z इज इक्वल टू सबसे हाईएस्ट पावर वाले लिखो, सो an z टू द पावर ऑफ n प्लस a n माइनस 1, सॉरी ये माइनस 1, हाँ एक एक घटते चला जाएगा ना, तो z ऑफ z n माइनस 1 प्लस इस तरह से करते करते a0 तक चलाएगा, लास्ट में आपका ये बचेगा। तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करो, चाहे आप इस तरह से रिप्रेजेंट करो, आपकी मर्जी, ठीक है।
वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। बट ये ध्यान रखना चाहिए कि जो माथे पे पावर है ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए बाबा, ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। एंड a0 a1 a2 ये सारे के सारे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स होने चाहिए। अगर तो इस कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर आपके a0 a1 a2 डॉट 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 an सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, n का पावर्स आपका पॉजिटिव इंटीजर है, a0 नॉट इक्वल टू 0 है, तब ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। किसमें? जेड में, क्योंकि आप जेड है ना, जेड आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए हो, तो ठीक है, यहां पे जेड है ना एक वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, ध्यान रहो। अब यहां से अलग अलग चीजें आएंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। जैसे आपने फंक्शन लिखा था, जैसे a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, इस तरह से आप लिख रहे थे ना, तो यहां पे आपका a0 a1 a2 ये सब क्या है? ये सब कांस्टेंट्स थे और रियल कांस्टेंट्स थे। यहां पे आपके x, ये जो x है ये क्या है? एक वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? रियल वेरिएबल है, तो ये एक रियल पॉलिनोमियल फंक्शन है। सेम चीज आप x को भगा करके आप z कर दो, मतलब रियल वेरिएबल को भगा के आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कर दो, और a0 a1 a2 ये सारे कॉम्प्लेक्स रियल कांस्टेंट्स हैं, उनको भगा करके आप कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट्स कर दो, तो रियल पॉलिनोमियल फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल फंक्शन में। समझ में आया बात? तो इनवर्स समझ में आया। इनवर्स फंक्शन किसको बोलते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन किसको बोलते हैं? अरे सेम चीज है, बस वही हम रिप्लेसमेंट कर दे रहे हैं, एक रियल वेरिएबल को हटा करके कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को। ठीक है, नोट करिए। अब सीखते हैं हम लोग रैशनल फंक्शन किसको बोलते हैं। रैशनल फंक्शन, द क्वोशिएंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड अ रैशनल फंक्शन। बस दो फंक्शंस हैं आपके पास, दोनों को आप डिवाइड कर दो ना, जो कुछ भी आएगा वही है रैशनल फंक्शन। यहाँ पे बस वही है कंडीशन की QZ की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो गया तो दुनिया खत्म, और आप दुनिया खत्म नहीं करना चाहते हो। वैसे प्रकृति कोशिश कर रही है कोरोना, अर्थक्वेक्स वगैरह वो सब चीज करके दुनिया खत्म करने की, लेकिन होगा नहीं। ठीक है, QZ नॉट इक्वल टू 0, वेयर PZ QZ आर पॉलिनोमियल्स इन Z इज अ रैशनल फंक्शन। ये आपके रैशनल फंक्शन होने चाहिए। अब ये सवाल मत पूछना कि सर रैशनल और इररैशनल मतलब क्या होता है। गो बैक टू क्लास 6, 7, 8, वहां के बच्चे को पकड़ो, उनसे पूछ लीजिए, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। अरे बात करके तो देखो, छोटे छोटे बच्चों से बात करके देखो, मजा आएगा उनका। वो देखो कितने अच्छे तरह, आपसे ज्यादा अच्छे तरह से वो समझा देंगे रैशनल फंक्शन और इररैशनल फंक्शन क्या होता है। इन दिस we assume that P of Z, Q of Z have no common factors। अगर P of Z और Q Z में कॉमन फैक्टर होगा तो कट जाएगा ना, तो इसीलिए हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, बाउंडेड फंक्शन किसको बोलते हैं? सपोज f of z इज अ फंक्शन डिफाइंड इन अ सेट S। अब कोई भी फंक्शन आपको पता है कि वो सेट का ही पार्ट होता है, सेट में ही डिफाइंड होना चाहिए। तो मान लेते हैं कोई f of z है, एक सेट में डिफाइंड है। इफ देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट नंबर m, if there exists a finite number m such that f of z is less than m for all z in S, then f of z is said to be bounded in S। इसको हम डायग्राम से सिखाते हैं आपको, बुक में नहीं दी हुई है डायग्राम, ये हम कहां से सिखा रहे हैं आपको? अंतरात्मा की शक्ति से। आपको अंतर जो विजुअलाइज हम कर पाए हैं इस चीज को, वो चीज दिखा रहे हैं। देखो एक सेट है, एक सेट मान लो S, इस सेट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मान लिया मैंने Z, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कहां? इस सेट में। अब क्या बोला? सपोज f of z इज ए फंक्शन डिफाइंड इन अ सेट S। अब एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो था वो उस सेट में डिफाइन हुआ करता था, ये रहा आपका सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो इसको हम S डैश मान रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। अच्छी बात है। अब हम एक ऐसा सेट मान रहे हैं जिसके कोरस्पॉन्डिंग आपके f ऑफ z की वैल्यूज निकलेगी। ऐसे बहुत सारे, जैसा ना हर z का कोरस्पॉन्डिंग इस तरह से आपका निकल सकता था। ठीक है, तो वो सब निकाल करके जो फाइनल आपका फंक्शंस डेवलप हुआ है, सुन लीजिए, जो फाइनल फंक्शंस आपका डेवलप हुआ है उसमें हम f ऑफ z कंसिडर कर रहे हैं, और सारे के सारे फंक्शंस का कलेक्शन को S कंसिडर कर रहे हैं।
ये अलग सेट है। कैसा सेट? सिर्फ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यहां पे फंक्शन नहीं होने वाले, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक ऐसा और अलग सेट हम कंसिडर किए जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होंगे, इसी फंक्शंस के मतलब इस नंबर्स के कोरिस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये अगर z है तो f ऑफ z का कोई एक सेट है जिसमें कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं। अच्छी बात है। इफ देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट नंबर m सच दैट f ऑफ z इज लेस देन m। अब यहां पे जो वैल्यूज आएगी f ऑफ z की, यहां पे कुछ z था, सपोज मान लो 2+3 आई है, तो f ऑफ 2+3 आई आएगा, उसका कुछ वैल्यू तो आएगा। ठीक है, वैसे वैल्यूज को जब आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, मान लो आपने बहुत सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया, ये कुछ बॉक्सेस में आपके कुछ वैल्यूज आपके कलेक्टेड हैं, ये सारे वैल्यूज कलेक्टेड हैं, जो जो मर्जी पॉसिबल है f ऑफ z निकालने का, ये सारे f ऑफ z के वैल्यूज हैं। तो आप लिखो वैल्यूज ऑफ f ऑफ z के सारे वैल्यूज कैलकुलेटेड हैं। वैल्यू नंबर 1, वैल्यू नंबर 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5, वैल्यू 6, वैल्यू 7 मान लेते हैं, ये सारे वैल्यूज हैं। ये सारे वैल्यूज का जो मैग्नीट्यूड है वो m के बराबर है, मतलब -m और m के बीच में अगर है, ये सारे के सारे वैल्यूज अगर -m और m के बीच में आते हैं, तब हम क्या बोलेंगे कि f ऑफ z मेरा एक बाउंडेड फंक्शन है। मतलब बाउंड्री लगा दी गई है कि इसके बाहर तो जा ही नहीं सकते, जो मर्जी कर लो। m क्या है सर? m मतलब कोई भी, देखो क्या है, कोई भी एक फाइनाइट नंबर आप मान लो, कुछ वैल्यू लेके दिखाएं। ठीक है, m को ले लेते हैं, सपोज 7 ले लेते हैं, कोई एक फाइनाइट नंबर ले लिया। ठीक है, और कोई एक ऐसा फंक्शन मैंने कंसिडर किया, ऐसा फंक्शन कंसिडर किया जिसका जो वैल्यूज आप कैलकुलेट करोगे वो -7 और 7 के बाहर नहीं होनी चाहिए। मतलब -7 इज लेस देन मॉड ऑफ f ऑफ z। मॉड ऑफ f ऑफ z मतलब उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही है, इज लेस देन 7। समझ में आया? तो इसका मतलब यही होता है, सॉरी मॉड है ना, तो यहां पे f ऑफ z लिखोगे। इसका मतलब जानते हो? अरे ये सुनो, ये सुनो, जैसे मॉड ऑफ x इज लेस देन 3 बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 से कम है। ये मॉड भगाएंगे तो इनइक्वालिटी में कैसे लिखेंगे? आपको पता है, इसको आप लिख सकते हो -3 लेस देन x लेस देन 3, यही लिखते हैं ना इसको। वही चीज है यहाँ पे, मॉड ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ z इज लेस देन m है, तो आप इसको क्या लिखोगे? ये और कुछ नहीं, -m लेस देन f ऑफ z लेस देन m है। f ऑफ z की तो कुछ वैल्यूज आएगी, वो सारी वैल्यूज है ये, और ये सारी वैल्यूज -m और m के बीच में ही होनी चाहिए। तो क्या एक बाउंड्रेशन लगा दिया मैंने, दायरा लगा दिया इधर, है ना, बाउंडेशन की, इसके बाहर नहीं जा सकते तुम, तो बाउंडेड फंक्शन कहलाए। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स दिखा रहे हैं, तो अब आपको पता आ जाना चाहिए कि डोमेन कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन का। जैसे फंक्शन है आपके पास 2/z² + z, डोमेन का मतलब वो सारी वैल्यूज जिसके कोरिस्पॉन्डिंग आपका फंक्शन डिफाइंड हो। ठीक, ये फंक्शन कब अनडिफाइंड होगा? जब आपका z² + 1 = 0 हो जाएगा। मतलब z की वैल्यूज अगर +-1 आ गई, सॉरी +-i आ गई, तब ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसका डोमेन क्या बोलेंगे? द एंटायर, वर्ड याद आ रहा है? एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन कैसे रिलेट किए थे? ओके, द एंटायर फाइनाइट प्लेन, सब का सब एंटायर फाइनाइट प्लेन है एक्सेप्ट दिस। मतलब z को i और -i को छोड़ करके दुनिया भर करके जितने भी हैं आपके, पूरा जो ब्रह्मांड है कॉम्प्लेक्स का, वो सब इस फंक्शन के लिए वैलिड है, और उसी को हम लोग डोमेन बोलेंगे। उसी तरह से z/z + z कॉन्जुगेट, इसका क्या हो जाएगा? अब बोलोगे सर ये और कुछ नहीं, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे z/z + z कॉन्जुगेट, है ना। सो सर हम सीखे हैं क्या कि रियल जो पार्ट होता है ना z का, ये z + z कॉन्जुगेट बाय 2 होता है सर, और रियल जो z होता है ना, इसी को x बोलते हैं सर। तो z + z कॉन्जुगेट को 2x बोल देंगे सर, तो इसको हम z/2x बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? और z/2x है। कब है ये फंक्शन डिफाइंड? नीचे में 2 है, z मत कंसिडर कर, ऊपर में z है, चलो z को हम ऐसे लिखते हैं, ऊपर में z है, नीचे में 2 है। ठीक है, तो ये फंक्शन कब आपका डिफाइंड है, वो पता करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कब ये फंक्शन नहीं डिफाइंड है
है ना। तो z/2x नहीं डिफाइंड है। कब? जब आपका 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब आप 2x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे मतलब x इज इक्वल टू 0 के लिए तो डिफाइंड नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहां दिखेगा बताओ तो? x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 मतलब रियल तो होना ही नहीं है, रियल तो होना ही नहीं है। सो द एंटायर फंक्शन प्लेन फाइनाइट प्लेन एक्सेप्ट द पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस, मतलब इस वाले जो हाईलाइटेड आपका ये मोटा वाला लाइन है, ये x एक्सिस, इसको छोड़ करके, इस लाइन को छोड़ करके आपका इधर जितना वैल्यूज आप जा सकते हो, ऊपर फिर नीचे फिर इस साइड में इस साइड में इस साइड में सब कुछ एक्सेप्ट दिस लाइन, उसके क्या बन जाएंगे? डोमेन बन जाएंगे। विजुअलाइजेशन से चीजें आसान हो जाती हैं और मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशंस। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप विजुअलाइज नहीं कर सकते हो, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो कुछ कुछ सेलेक्टिव चीजों को छोड़ करके जो बहुत ही प्योरली थ्योरेटिकल हो और उनका विजुअलाइजेशन आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको आप साइड कर दीजिए। लेकिन मैक्सिमम ऑफ द केसेस में आप जब भी प्रॉब्लम्स बनाना शुरू करो तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ करके माइंड में एक विजुअलाइजेशन पावर आ जाना चाहिए कि अच्छा ये है, रफ में हो सके तो डायग्राम बना दिया करो, अच्छा हमको बेसिकली यही करना है, ऐसे ऐसे जाना है बस। और मैं हमेशा बोलता हूं कि विजुअलाइजेशन पावर आपका जबरदस्त हो जाएगा, काफी स्ट्रांग हो जाएगा जब आप मेडिटेशन करेंगे। और ऐसा वैसा मेडिटेशन नहीं, आप नॉर्मल मेडिटेशन करेंगे और डेप्थ में जाएंगे। लोग मेडिटेशन को ना मतलब किसी और एंगल से देखते हैं, अरे वैसा कुछ नहीं है, सिंपल है। अगर आप सीखना चाहते हो तो हम आपको सिखाएंगे, लेकिन पहले कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब, अभी नहीं। अभी आप कोर्स कंप्लीट करिए, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना तो उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल चीज आपको बताएंगे चीजों को करने के लिए, जो मैं फॉलो करता है, जो टेस्टेड एंड वेरीफाइड है। टेस्टेड एंड वेरीफाइड कैसे? 3 घंटा सोए, तो मैं भी एक थंबनेल डालूंगा, तो ऐसे 3 घंटा सो करके आप इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। ना वैसा पब्लिसिटी नहीं करना है मुझे अपने स्टूडेंट्स का लाइफ बेटर करना है। तो जो स्टूडेंट्स मेरे से कनेक्टेड हैं उन्हीं को मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा। मैं दुनिया में ज्ञान बांटने का कोई शौक नहीं है, और ज्ञान उन्हीं को बांटना चाहिए, उनको ही बताना चाहिए जो समझ सके। सीमाएं होती हैं समझ की अपनी अपनी, इसलिए सबको सब चीज नहीं बताया जाता। बुझे चीज बुझली, इसलिए सबको सब चीज नहीं बताया जाता। इसलिए मुझे जो लगेगा कि हाँ इनको बताने से काम चलेगा और ये करेंगे और रिजल्ट्स मिलेंगे, मैं सिर्फ उन्हीं को बताऊंगा, बस सबको बताने का कोई शौक नहीं। एनीवेज, आज का लेक्चर हो गया है समाप्त। आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को, बहुत तरह के फंक्शंस देखे थे। अगले लेक्चर में भी हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को ही पिक करेंगे और इसी को कंटिन्यू करेंगे, जो होगा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस पार्ट 2। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय।